इस समय हम लोग स्थलमंडल का महत्वपूर्ण टॉपिक चट्टान शुरू कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने ठीक इससे पहले चट्टान की परिभाषा को देखा था कि भिन्न भिन्न विद्वान किस प्रकार चट्टान को परिभाषित करते हैं और वहीं पर हमने देखा था कि चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इसी क्रम में हम आग्नेय चट्टान को आज देखेंगे कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं और परीक्षा में किस प्रकार ये महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मुख्य परीक्षा में आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आग्नेय चट्टान को हमने समझने के लिए कुछ इसे सब हेडिंग्स में समझने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे आग्नेय चट्टान की परिभाषा क्या होती है, फिर आग्नेय चट्टान को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, जैसे उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टानें, दूसरा हो सकता है सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानें, और अगला है कणों के आकार के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर मुख्यतः आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं: बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार की होती हैं: शांत प्रकार की आग्नेय चट्टान, इसका एग्जाम्पल दक्कन का पठार है, भारत के संबंध में हम देखते हैं। तो वहीं हम बाह्य आग्नेय चट्टानों में कुछ विस्फोटक प्रकार की भी चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं। इन्हें बम, टफ और ब्रेसिया या लेपिली के रूप में हम लोग देखते हैं, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आंतरिक आग्नेय चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है: पातालीय चट्टान और अगला है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पातालीय चट्टान उदाहरण के रूप में हम ग्रेनाइट को देखते हैं और मध्यवर्ती आग्नेय शैलों में आग्नेय चट्टानों में हम बैथोलिथ को समझेंगे, स्टाक को समझेंगे, फाकोलिथ को समझेंगे, लोपोलिथ को समझेंगे, लैकोलिथ, डाइक, सिल और सीट को समझने का प्रयास करेंगे। सिलिका की मात्रा के आधार पर भी आग्नेय चट्टानों को कई भागों में बांटा गया है: फेल्सिक, मध्य फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रामैफिक। उसी प्रकार कणों के आधार पर हमने देखा है, कणों के आधार पर आग्नेय चट्टानें फेनेरेटिक, पेग्मेटिक और एफेनेटिक और ग्लासी हो सकती हैं। इसके बाद आग्नेय चट्टानों की हम विशेषताएं देखेंगे और विशेषताओं के बाद वितरण के बाद आग्नेय चट्टानें भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण करती हैं, उस पर भी हम लोग उसका भी अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ आग्नेय चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या होता है और आर्थिक महत्व के बाद हम निष्कर्ष पर आएंगे कि किस तरीके से एक बेहतर निष्कर्ष लिखें जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। यानी अंत में हम किस पर विचार करेंगे? निष्कर्ष पर। देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें। देखिए, आग्नेय शब्द या इसको हम लोग इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक ग्रीक भाषा इग्निस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आग। यहां पर हम आपको बता दें कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, जो लगभग 0 से 33 किलोमीटर तक होती है, और क्रस्ट के नीचे मेंटल और मेंटल के नीचे कोर होता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती रहती है, उससे बड़ी भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक भागों की चट्टानें पिघल जाती हैं। आंतरिक भागों की चट्टानें पिघलती हैं और पिघलने के फलस्वरूप वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से वो बाहर निकलती हैं और बाहर निकल करके क्या इन चट्टानों का निर्माण करती हैं।
देखिए, चूंकि सबसे पहले आग्नेय चट्टानें इस पृथ्वी पर निर्मित हुई थीं, इसलिए आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें कि जब चट्टानें आंतरिक भागों में पिघलती हैं और पिघल करके बाहर निकलती हैं, तो बाहर निकली हुई इन्हीं पिघले हुई चट्टानों को लावा कहा जाता है। और कभी कभी ये आंतरिक भागों में ही ये गर्म चट्टानें रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में इस गर्म भाग को मैग्मा कह देते हैं। यानी आग्नेय चट्टानों के निर्माण में मैग्मा भी अपनी भूमिका निभाता है और लावा भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से हम आग्नेय चट्टानों की परिभाषा देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला बाह्य आग्नेय चट्टान और दूसरा आंतरिक आग्नेय चट्टान। हमने अभी आपको बताया कि जब भी कभी मैग्मा बाहर निकल जाता है पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है, तब इसे हम लावा कहते हैं। और यही लावा भिन्न भिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण कर देता है। तो इसमें दो प्रकार की चट्टानें निर्मित हो सकती हैं। पहला है शांत प्रकार की चट्टानें और दूसरा है विस्फोटक प्रकार की चट्टानें। शांत प्रकार की चट्टानें, इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत के संबंध में दक्कन पठार देखा जाता है। मीसोजोइक एरा का एक समय काल था जिसे हम लोग क्रिटेशियस कहते हैं। तो क्रिटेशियस पीरियड के दौरान दक्षिण भारत में शांत प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार होता है और ये लावा वहाँ पर फैल जाता है और फैलने के फलस्वरूप बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण करता है। वर्तमान समय में यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है और ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम आते हैं विस्फोटक प्रकार की चट्टानों पर। तो विस्फोटक प्रकार जब भी कभी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं और आंतरिक भागों से मैग्मा बाहर की ओर निकलता है, तो वो विस्फोट के साथ छितरा जाता है और जैसे ये पृथ्वी के धरातल पर आता है तो इसे लावा कहते हैं। और ये भिन्न भिन्न आकार या स्वरूप में दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? बम की। जैसे ही मैग्मा बाहर निकलता है तो बड़े बड़े आकार के टुकड़ों का जमाव हो जाता है, एक साथ जमाव हो जाता है। ऐसे बड़े टुकड़ों को हम लोग क्या कह देते हैं? बम। दूसरी चट्टान है जिसे हम लोग कहते हैं टफ। टफ बारीक कणों का जमाव होता है। बारीक कणों का जमाव होता है। हमने क्या बताया? बम बड़े आकार के टुकड़ों का जमाव होता है और टफ वहीं बारीक और छोटे कणों के टुकड़ों का जमाव होता है, जिसे हम लोग टफ कहते हैं। और टफ के बाद आता है ब्रेसिया। ब्रेसिया में क्या होता है? बारीक और छोटे कणों का एक साथ जमाव हो जाता है। इसके बाद लेपिली पर आते हैं। लेपिली क्या है?
ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इनका आकार लगभग मटर के दानों के बराबर होता है। ये धरातल पर आते हैं और जम जाते हैं। इस प्रकार हमने क्या बताया, बम, बड़े आकार के टुकड़ों का जमाव, टफ, बारीक कणों के टुकड़ों का जमाव, ब्रेसिया में क्या होता है, बारीक और छोटे कण दोनों कणों का जमाव होता है। और वहीं लैपिली में क्या होता है, मटर के दाने के बराबर लावा का जमाव होता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, लैपिली। इसके बाद हम आते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानें, इसमें क्या होता है कि मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता, जिसके परिणाम स्वरूप ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही जम जाता है। और इन आंतरिक आग्नेय चट्टानों को भी दो भागों में बांटते हैं, जैसे पातालीय चट्टान और दूसरा मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। जैसे ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है और ये हमारा कोर है। मैग्मा अगर बहुत अधिक गहराई में नीचे जम जाता है तो निर्मित चट्टानें पातालीय चट्टानें कहलाती हैं। और यदि मैग्मा बाहर निकल रहा था, न तो बाहर की ओर निकल पाया और न बहुत अधिक गहराई में ये बीच में आकर के जम गया, तो ऐसी निर्मित चट्टानों को क्या कह दिया जाता है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। अब देखिए, पातालीय चट्टानों की अगर बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को प्लूटानिक चट्टान भी कहा जाता है। प्लूटानिक, ग्रेनाइट चट्टान फेल्सफर, क्वार्टज और आर्थोक्लास, हमने क्या बताया, फेल्सफर, क्वार्टज और आर्थोक्लास खनिजों से मिलकर के बनी होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है इसके संबंध में, कि अम्लीय चट्टान है, ये चट्टान कठोर चट्टान है और इसमें सिलिका की मात्रा 70% से भी अधिक होती है। और इस ग्रेनाइट की बड़ी विशेषता क्या है कि इस चट्टान में जो रवे होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि आंतरिक भागों में जो मैग्मा होता है इसके ठंडे होने की दर कम होती है। परिणाम स्वरूप जितना धीमी गति से मैग्मा ठंडा होता है उतना ही कणों का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि बेसाल्टिक चट्टान जो शांत प्रकार की चट्टान है, ये मैग्मा बाहर आता है, लावा के रूप में जाना जाता है और इसके ठंडे होने की दर बहुत तीव्र होती है। परिणाम स्वरूप जो ये दक्कन का पठार है, यहाँ पर जो बेसाल्टिक चट्टानें हैं इनमें बहुत बारीक कण हैं। ठीक इसके विपरीत ग्रेनाइट चट्टान जो कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में है और लावा धीमी गति से ठंडा हो रहा है, इसलिए ग्रेनाइट चट्टानों में कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो ग्रेनाइट चट्टान के बारे में हमने क्या बताया कि इसे प्लूटानिक चट्टान भी कहते हैं। फेल्सफर, क्वार्टज और आर्थोक्लास खनिजों से बनी होती है मिलकर के। रवे इसके बड़े आकार के होते हैं। अम्लीय चट्टान है, कठोर चट्टान है और सिलिका की मात्रा 70% से भी अधिक है। इसके बाद हम आते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों पर। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, हमने अभी आपको बताया कि ये मैग्मा न तो बहुत अधिक अंदर है और ना बाहर है, बीच में कहीं आकर के ये क्या है, फंस गया है। परिणाम स्वरूप मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ती हैं। पहला इसका उदाहरण है बैथोलिथ। देखिए,
जब मैग्मा एक गुम्मद के रूप में जमा हो जाए, पृथ्वी के आंतरिक भागों में एक गुम्मद के रूप में जमा हो जाए, तो ऐसे निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? बैथोलिथ। बैथोलिथ ये सैकड़ों किलोमीटर लंबे हो सकते हैं, सैकड़ों किलोमीटर लंबे हो सकते हैं। दूसरा, इनकी जो चौड़ाई होती है ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर के मध्य होती है। हमने क्या बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा का जमाव एक गुम्मद के रूप में, ढेर के रूप में हो जाए, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहते हैं। और इनकी जो लंबाई होती है ये सैकड़ों किलोमीटर में हो सकती है और इनकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर तक भी हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कनाडा की कोस्ट रेंज। इसके अलावा अधिकांशतः ऐसा होता है कि इन बैथोलिथ की गहराई में जाना मुश्किल हो जाता है। बैथोलिथ के बाद हम आएंगे स्टार्क पर। स्टार्क भी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। स्टार्क बैथोलिथ का एक छोटा रूप है। हमने क्या बताया कि ये भी क्या है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है और ये बैथोलिथ का छोटा रूप होता है। बैथोलिथ का क्या होता है? छोटा सा रूप होता है। इसका विस्तार लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में देखा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फाकोलिथ। देखिए, जब मैग्मा का जमाव लहरदार रूप में होता है, यानी मैग्मा निकल रहा था और इस भाग में दबाव नीचे से अधिक पड़ा तो मैग्मा ऊपर उठ गया, या यहाँ पर दबाव कम पड़ा तो इसका उभार कम रह गया और यहाँ पर इसका उभार अधिक हो गया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि मैग्मा लहरदार रूप में जमता है, जहाँ पर उत्तल और अवतल जैसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं और ऐसी निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? फाकोलिथ कहा जाता है। फाकोलिथ के बाद हम किस पर आएंगे? लोपोलिथ। ये भी एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। लोपोलिथ, देखिए, कभी कभी एक तस्तरी नुमा जैसी संरचना, उसके पीछे कारण क्या है? मैग्मा नीचे से निकल रहा था और मध्यवर्ती क्षेत्र में कम दबाव पड़ा, लेकिन किनारे क्षेत्रों में दबाव अधिक तेजी से हो गया, तो एक ऐसी संरचना निर्मित हो जाती है जैसे एक तस्तरी नुमा संरचना, और इसे हम लोग क्या कह देते हैं? लोपोलिथ। ये दक्षिण अमेरिका में, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये लोपोलिथ दक्षिण अमेरिका में बहुतायत रूप में देखे जाते हैं। ठीक इसके विपरीत एक दूसरी संरचना है जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? लैकोलिथ। लैकोलिथ ठीक इसके विपरीत। जैसे लोपोलिथ ये तस्तरी नुमा, जैसे एक कटोरा जैसी संरचना दिखाई पड़ रही थी कि बीच में गड्ढा है और किनारे किनारे ये मैग्मा ऊपर उठा हुआ है, तो ऐसी संरचना को क्या कहा गया? लोपोलिथ। वहीं लैकोलिथ की जब बात करते हैं तो ठीक इसके विपरीत कि मैग्मा जैसे उल्टे कटोरे जैसी संरचना, उल्टे कटोरे जैसी संरचना कुछ दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? लोकोलिथ कह देते हैं। और यह लोकोलिथ उत्तरी और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में अधिकांशतया पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं डाइक पर। डाइक, जब कभी भी मैग्मा ऊर्ध्वाधर दिशा में
खड़े खड़े ऊर्ध्वाधर दिशा में, जैसे मान लेते हैं कोई एक चट्टान ये थी और दूसरी चट्टान ये थी, दो चट्टानों के बीच में आकर के फंस जाए तो ऐसी स्थिति में डाइक संरचना का निर्माण होता है और यह वर्टिकल इन डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर दिशा में देखने को मिलता है। डाइक के बाद हम आते हैं सिल पर। सिल कभी कभी मैग्मा चट्टानों के बीच में समानांतर दिशा में फंस जाता है, जिसकी मोटाई 1 किलोमीटर से अधिक होती है। मोटाई मैंने क्या बताया? 1 किलोमीटर से अधिक। लेकिन इसका जो फैलाव होता है ये काफ़ी अधिक होता है, सैकड़ों किलोमीटर में हो सकता है। ऐसी निर्मित संरचना को हम लोग क्या कह देते हैं? सिल। ठीक इसी के साथ हम लोग शीट को भी देखते हैं। शीट भी क्या है? एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है, जहां पर मोटाई शीट की 1 किलोमीटर से भी कम होती है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में हमने क्या क्या समझा कि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में बैथोलिथ, स्टाक, फाकोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, शिल और सीट। अब हम आते हैं सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। हमने आपको क्या बताया था? इसको कितने भागों में बांटे हैं? सबसे पहले फेल्सिक, फेल्सिक के उपरांत मध्य फेल्सिक और मध्य फेल्सिक के बाद मैफिक और मैफिक के उपरांत अल्ट्रा मैफिक। सिलिका की मात्रा के आधार पर फेल्सिक, सबसे पहले फेल्सिक। फेल्सिक ऐसी चट्टानें हैं जिनमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है और ये यहाँ पर लगभग सिलिका 70% से भी अधिक पाया जाता है। हमने इससे पहले भी बताया था कि ये चट्टानें अम्लीय चट्टानें होती हैं और यहाँ पर कणों का आकार सबसे बड़ा होता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, फेल्सिक चट्टान। फेल्सिक चट्टान के बाद हम किस पर आएंगे? मध्य फेल्सिक। सिलिका की मात्रा फेल्सिक चट्टानों से तुलनात्मक रूप में कम होती है। तुलनात्मक रूप में सिलिका की मात्रा यहाँ पर क्या होती है? कम होती है और यहाँ पर जो सिलिका की मात्रा होती है वो लगभग 55 से 65% तक होती है। कितनी होती है? 55 से 65% तक होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है एंडेसाइट चट्टान। इसके बाद हम आ जाएंगे मैफिक। यहाँ पर सिलिका और कम हो जाता है। यहाँ पर सिलिका की मात्रा लगभग 45 से 52% तक देखी गई है। 45 से 52% तक देखी गई है। और यहाँ की एक विशेषता और है कि यहाँ पर सामान्यतः ऐसा देखा गया है, इन मैफिक चट्टानों में लोहा की मात्रा अधिक होती है। क्या है? लोहा की मात्रा अधिक होती है। इसके एग्जाम्पल गैब्रो और बेसाल्ट हो सकते हैं। गैब्रो और बेसाल्ट हो सकते हैं। इसके बाद अल्ट्रामैफिक। यहाँ पर मैग्मा इस प्रकार की अल्ट्रामैफिक में सिलिका की मात्रा और कम हो जाती है। यहाँ पर सिलिका लगभग 45% तक ही पाया जाता है। यानी हम क्या देखते हैं? और
यहाँ पर सिलिका की मात्रा 45% तक हो जाती है। और जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाता है वो पिकराइट चट्टान होती है। क्या होती है? इसका एग्जाम्पल क्या है? पिकराइट चट्टान। यानी सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 4 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है: फेल्सिक, मध्य फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रामैफिक। फेल्सिक में सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है। यहाँ पर सिलिका लगभग 70% से अधिक होता है और इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट है। और मध्य फेल्सिक यहाँ पर सिलिका लगभग 55 से 65% तक देखा जाता है और इसका उदाहरण एंडेसाइट है। और मैफिक में सिलिका 45 से 52% तक होता है, लेकिन यहाँ पर लोहा की मात्रा अधिक होती है और इसका सामान्यतया लोहा की मात्रा अधिक होती है और इसका एग्जाम्पल गैब्रो और बेसाल्ट है। और अल्ट्रामैफिक चट्टानों में सिलिका सबसे कम पाया जाता है और ये सिलिका लगभग 45% तक होता है और उससे कम भी हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल पिकराइट हैं। और इसके बाद हम आते हैं, एक अगला वर्गीकरण है जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? कणों के आधार पर। देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, कि कणों के आधार पर किस प्रकार आग्नेय चट्टानों को वर्गीकृत किया गया है। तो कणों के आधार पर फेनेरेटिक, पेग्मेटिक, एफेनेटिक एंड ग्लासी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फेनेरेटिक चट्टानों की। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़े कण पाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। दूसरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? डायोराइट। इसके बाद हम आएंगे पेग्मेटिक। फेनेरेटिक चट्टानों की तुलना में कण, तुलना में मैं कह रहा हूं फेनेरेटिक, जैसे अगर हम इसको कह दें कि फेनेरेटिक कैसी है? अत्यधिक बड़े कणों के आकार वाली चट्टान है, तो पेग्मेटिक को हम क्या कह सकते हैं कि बड़े कणों वाली चट्टान है, बड़े कणों वाली चट्टान है। यानी अर्थात फेनेरेटिक में सबसे बड़े कण, अत्यधिक बड़े कण पाए जाते हैं। पेग्मेटिक में बड़े कण तो पाए जाते हैं, लेकिन फेनेरेटिक की तुलना में कणों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। दूसरी चीज जो पेग्मेटिक होती है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पर फेल्सफर खनिज है ये, प्लस फेल्सफर व क्वार्टज असमान संख्या में पाए जाते हैं। यानी इस चट्टान में फेल्सफर और क्वार्टज के खनिजों के वितरण की बात करें तो ये वितरण समान नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे एफेनेटिक। एफेनेटिक क्या है कि इन दोनों चट्टानों की तुलना में यहाँ पर कणों का आकार क्या है? और छोटा हो जाता है। कणों का आकार मैंने क्या बताया? और छोटा हो जाता है एफेनेटिक में। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कणों का आकार छोटा हो गया, जैसे इसका उदाहरण क्या हो सकता है? बेसाल्ट चट्टान। हमने आपको बताया ना कि अभी पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कभी यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी अगर मान लेते हैं मैग्मा या लावा है, जितना धीमी गति से ठंडा होगा, कणों का आकार मैग्मा के ठंडे होने की दर से निश्चित होता है। अगर मैग्मा जल्दी ठंडा हो जाएगा, मैग्मा या लावा जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो कणों का आकार बारीक रहेगा और जितनी ही देर में मैग्मा या लावा जितनी धीमी गति से ठंडा होगा, कणों का आकार उतना ही बड़ा होगा। इसी में एक और चट्टान है जिसे हम लोग कह देते हैं ग्लासी। ग्लासी एक ऐसी चट्टान है जिसमें जो कणविहीन चट्टान है, इसमें कण नहीं पाए जाते हैं। यानी मैग्मा या लावा कहें तो बहुत जल्दी ठंडा हो गया, कण ही निर्मित नहीं हो पाए, ऐसी चट्टान को हम लोग क्या कह देते हैं? ग्लासी चट्टान। अब हम आते हैं आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं, देखते हैं क्या क्या है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं।
कि आग्नेय चट्टानें मैग्मा या लावा से निर्मित होती हैं। तो जब मैग्मा या लावा का तापमान इतना अधिक होता है कि यहाँ पर जीवाश्म पाए जाने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती, कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चट्टानें अत्यंत कठोर होती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम देख सकते हैं इन चट्टानों के संबंध में कि कणों का विकास होता है। कण युक्त चट्टानें होती हैं। ये अलग की बात है कि कणों का आकार भिन्न भिन्न रूप में हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि कणों का आकार मैग्मा या लावा के ठंडे होने की दर पर निश्चित होता है। इसके अलावा ये चट्टानें अप्रवेश्य होती हैं। चूंकि कठोर चट्टानें होती हैं, इसलिए ये चट्टानें कैसी होती हैं? अप्रवेश्य चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों, अगली विशेषता की अगर बात करें तो इन चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन, ये भौगोलिक शब्दावली है। अपक्षय मतलब चट्टानों का कमजोर होकर अपने ही स्थान पर टूट जाना, और अपर्दन इन टूटे हुए कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? अपर्दन। यानी इन चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन ना के बराबर होता है। और अगली विशेषता की अगर बात करें तो ये चट्टानें परत रहित होती हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं आग्नेय चट्टानों की। इसके बाद हम देखेंगे आग्नेय चट्टानों का वितरण। आग्नेय चट्टानें भारत के संबंध में देखें तो दक्कन का पठार बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानों से निर्मित हुआ है। इसके अलावा ये हिमालय पर्वत की जड़ों में भी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। वितरण के बाद हम आते हैं स्थलाकृतियां, कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित स्थलाकृतियां। देखिए, जो कभी कभी ये चट्टानें क्या करती हैं, आग्नेय चट्टानें महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का भी निर्माण करती हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे पहला है एक्सफोलिएशन डोम। एक्सफोलिएशन गुम्मद भी बोल सकते हैं। होता क्या है समझते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। हमने आपको इससे पहले बताया था कि बैथोलिथ एक मध्यवर्ती चट्टान है और वहां पर बड़े भारी मात्रा में मैग्मा का जमाव होता है। जैसे ये मैग्मा जम गया, चूंकि ये मैग्मा कठोर है और आसपास मुलायम चट्टानें क्या होती हैं, अपर्दित हो जाती हैं, कट करके बाहर हो जाती हैं, तो ये ऊपर का भाग खुला हुआ दिखाई पड़ने लगता है। जैसे मान लेते हैं ये मैग्मा है पूरा और अपर्दन हुआ, अपर्दन के फलस्वरूप कुछ कमजोर चट्टानें क्या हुई, ऊपर से या साइड से हट गई, तो एक गुम्मद जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। ऐसी संरचना को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सफोलिएशन डोम या एक्सफोलिएशन गुम्मद। इसका अगर सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो यूएसए की एसोमाइट घाटी और भारत के संदर्भ में देखें तो रांची में दिखाई पड़ती है। रांची का एक गुम्मद है जिसे हम लोग कहते हैं काके गुम्मद। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं एक्सफोलिएशन गुम्मद के। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण संरचना जिसे हम लोग कह देते हैं मेसा। मेसा एक्सफोलिएशन डोम का ही एक छोटा रूप है। इसका जो शीर्ष भाग होता है मेसा का,
ये कठोर होता है, अत्यधिक कठोर होता है। जैसे इसका उदाहरण है यूएसए के कोलोराडो प्रांत में। क्या है? यूएसए में एक वहाँ का राज्य है कोलोराडो। कोलोराडो में मेसा दिखाई पड़ते हैं। और भारत के संबंध में अगर बात करें तो रांची पठार का पाट क्षेत्र, रांची पठार का पाट क्षेत्र, यहाँ पर मेसा संरचना दिखाई पड़ती है। इसके बाद आते हैं बूटी। बूटी मेसा का क्या है? एक छोटा रूप है बूटी, यानी एक्सफोलिएशन डोम सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या है? मेसा। और मेसा बूटी और छोटा हो जाता है रूप किसका? मेसा का छोटा रूप क्या है? बूटी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण संरचना है जिसे हम लोग कह देते हैं हॉगबैक। हॉगबैक, जैसे मान लेते हैं कि कोई मुलायम चट्टानें हैं और ये लावा जो है, ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। तो जब लावा का प्रवाह होता है तो ये सकरी घाटी का निर्माण कर लेता है। क्या है? ये सकरी घाटी का निर्माण कर लेता है। घाटी तो सकरी रहती है, लेकिन इसकी जो द्रोणी रहती है वो तीव्र रहती है, तीव्र। तो ऐसी निर्मित संरचना को क्या कह देते हैं? हॉगबैक। और हॉगबैक के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो न्यू मैक्सिको में गुलुप और रामा। हम न्यू मैक्सिको में जाएंगे तो वहाँ पर गुलुप और रामा ये महत्वपूर्ण घाटी है। और ये घाटी, महत्वपूर्ण घाटी किसका एग्जाम्पल है? हॉगबैक का। इसी से संबंधित एक और संरचना है जिसे हम लोग कह देते हैं क्वेस्टा। समान तरीके की ही संरचना, हॉगबैक की तरह ही क्वेस्टा निर्मित होता है, लेकिन क्वेस्टा की जो द्रोणी होती है वो उसकी जो ढाल होती है, यहाँ पर ढाल कैसी है? तीव्र ढाल है। लेकिन यहाँ पर जो ढाल होती है वो कैसी है? ये ढाल जो है थोड़ा सा झुकी हुई होती है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं जो आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती हैं। इसके बाद हम आते हैं आर्थिक महत्व पर। आग्नेय चट्टानों का आर्थिक महत्व। देखिए, ये चट्टानें ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निर्मित होती हैं और चूंकि मैग्मा आंतरिक भागों से होता हुआ बाहर की ओर आता है, तो निश्चित ही जब हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रहे थे तो क्रमशः पृथ्वी के ऊपरी भाग से अगर हम अंदर की ओर आते हैं तो पृथ्वी का घनत्व या अधिक होता जाता है और यहाँ पर भारी तत्व मिलते हैं आंतरिक भागों में। और ये भारी तत्व ज्वालामुखी उद्गार के समय जब बाहर निकलते हैं तो जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये धात्विक खनिजों की अधिकता, या इन चट्टानों में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज आर्थिक रूप से हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें इन्हीं आग्नेय चट्टानों में मिलती हैं। भारत के छोटा नागपुर पठार पर हम लोग देख लें तो वहाँ पर भी इन धात्विक खनिजों की क्या है? अधिकता है। इसके अलावा आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट और बेसाल्ट, बार बार नाम ले रहे थे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, इनका हम उपयोग भवन निर्माण या सड़क निर्माण में भी कर लेते हैं। इसके अलावा दक्कन के पठार पर बेसाल्टिक लावा के द्वारा काली मृदा का निर्माण हुआ है और ये काली मृदा हमारे लिए आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कपास की खेती करते हैं। ये कुछ आर्थिक महत्व है आग्नेय चट्टानों का। और इसके बाद हम आते हैं निष्कर्ष। एक अच्छा निष्कर्ष क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि
आग्नेय चट्टानें सभी चट्टानों की मदर हैं, अर्थात अन्य सभी चट्टानें आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती हैं। इसलिए जितना अधिक, जितना सूक्ष्म अध्ययन हम आग्नेय चट्टानों का करेंगे, उतना ही अच्छा, उतनी ही बेहतर जानकारी अवसादी या रूपांतरित चट्टानों के बारे में मिल सकती है। इस तरीके से हम इसका एक निष्कर्ष देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Drop the funky bass.